हेलो फ्रेंड्स, उसब कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट पैकेज की। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। पूरे आईओ पैकेज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हमने कई सारे टॉपिक, कई सारी स्ट्रीम क्लासेस को डिस्कस किया, बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम को डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को कैसे हैंडल करते हैं। आज हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैंडलिंग की बात करेंगे यहाँ पर। मतलब दो स्पेशल क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, जो कि सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन की एक्टिविटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या ये बोले हम कि अगर मुझे सीरियलाइज करना हो या ऑब्जेक्ट को डी सीरियलाइज करना हो, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। तो हम स्ट्रीम क्लासेस भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव से आईटी कंपनीज में इंटरव्यू के हिसाब से बीइंग अ जावा डेवलपर अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये एक हॉट फेवरेट टॉपिक में से एक है। 100% कहीं ना कहीं आईओ में सीरियलाइजेशन या डी सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। मैं इस पूरे लेक्चर में पहले समराइज करूंगा, फिर एक एक एक्टिविटी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली भी। मतलब प्रैक्टिकली भी इस पूरे सेशन को ब्रेक करेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करें, उसका तुरंत प्रैक्टिकली उसका इम्पैक्ट भी देखें, कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो हम पहले बात करते हैं इनॉल कॉन्सेप्ट क्या है। तो इनॉल कॉन्सेप्ट क्या है सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन का। सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट्स स्टेट इनटू बाइट स्ट्रीम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट अगर मुझे सेव करना है तो ये काम हम लोग सीरियलाइजेशन की प्रोसेस में करते हैं। मतलब एक्चुअल में सीरियलाइज करना मतलब टू सेव द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की स्टेट मतलब उसकी फील्ड, उसका डेटा, ये कहीं ना कहीं सेव होगा जाके। और हम अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, बाइट स्ट्रीम में। ये जो प्रोसेस है पूरी, ये ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक एट्रीब्यूट है ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट की करंट स्टेट को सेव करना। जब भी नीड आ रही, जब मुझे रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे ये काम करना है। तो ये जो पहला वाला फेज़ है कि आपका ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो गया बाइट के। अब आप उसको फाइल में, किसी डेटाबेस में, कोई डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे जाके, मेमोरी एरिया में कहीं भी जाके उसको राइट कर दो। तो ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट सेव करना, इस काम को मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, सीरियलाइजेशन। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके अपोजिट क्या होगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, फिजिकल मेमोरी में सेव कर दिया कहीं भी, अब हम डीसीरियलाइज कर सकते हैं। डीसीरियलाइज करना मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बाइट स्ट्रीम। मतलब किसी बाइट स्ट्रीम से, ये बाइट स्ट्रीम में डेटा आ चुका था, कन्वर्टेड था, तो ये इन सब से हमने स्ट्रीम में डेटा लिया वापस और उससे फिर ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करा। तो ये जो रिवर्स वाली प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डी सीरियलाइजेशन। मतलब ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव करना, दैट इज सीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट की स्टेट को रीस्टोर करना, दैट इज सीरियलाइजेशन। टेक्निकली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्टेट सेव हो रही है। डी सीरियलाइज करना है मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है बाइट स्ट्रीम के थ्रू, ताकि वो रिस्टोर हो जाए और एक वापस पुराना ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो जाए। ये हमारा इनॉल मोटिव है। मतलब बाइट स्ट्रीम में तो हम नोटिस करते हैं कि डेटा बाइट बाय बाइट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लेवल पर अगर देखेंगे, मान लें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में 50 फील्ड है और 1000 बाइट का मान लें एक ऑब्जेक्ट है सिंगल, तो 1000 बाइट एक साथ रीड राइट होगी। पूरा ऑब्जेक्ट को मैं एक साथ डील कर पाऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। इसका एप्लीकेशन क्या है, आप इमेजिन करो आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। अरे आप मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, तो कोई स्कोर होगा डेटा का जो कि विजिबल होता है कि कौन सा प्लेयर आउट हो चुका है, कौन सा प्लेयर करंटली बैटिंग में, बॉलिंग कौन कर रहा है। इस बीच में आपने नोटिस किया होगा आपको कॉल आ गया, जैसे ही आप गेम खेल रहे हैं इमीडिएटली कॉल आया, आप कहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि कॉल प्रायोरिटी मोबाइल पे, हमने कॉल रिसीव किया।
जैसे ही मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बैकग्राउंड में यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन का। जैसे ही मैं कॉल पे शिफ्ट होऊंगा, इंटरनली कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है, जो गेम का करंट स्टेटस है वो तुरंत उसको ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर देगा। सीरियलाइज कर देगा मतलब जहाँ पे गेम रुका है आपका, उस टाइम पे, उस स्कोर पे, वो तुरंत उस स्टेट को सेव कर देगा एज इट इज़। जब मैं कॉल डिस्कनेक्ट करूँगा तो मुझसे पूछेगा रिज्यूम करना है क्या गेम, आपको एंड करना है, रिज्यूम करना है। हम जैसे ही रिज्यूम दबाएंगे, वो जो जिस स्टेटस पे हमने जाके उसको सीरियलाइज किया था, उसी स्टेटस से वो डी सीरियलाइज हो जाएगा और अगेन आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा उसी पॉइंट से। तो गेमिंग इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके अलावा आपको नेटवर्क पे भी ऑब्जेक्ट सेव करना है। अरे आप इम्पॉर्टेंट मतलब कमर्शियल डेटाबेसेस में काम कर रहे हो और बड़े नेटवर्क पे आप वर्किंग कर रहे हो और आपको नीड आती है कि इन बिटवीन द प्रोसेस कई बार आपको डेटा को सेव करना हो तो स्टेट को सेव करना पड़ता है। तो सीरियलाइज डी सीरियलाइज हम लोग उस केस में भी यूज़ कर पाते हैं जब हम बड़े नेटवर्क पे काम कर रहे हैं और आपको कई बार ऑब्जेक्ट्स को करंट स्टेट में सेव करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। डे टू डे लाइफ में जब आप कोडिंग करोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करोगे, तो ये एस्पेक्ट ये समझ लो कि हमेशा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के रूप में यूज़ होगा। और कॉन्सेप्ट अगर अभी हमने क्लियर कर लिया तो आने वाली पूरी प्रोग्रामिंग जर्नी हमारी आसान हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन का फ़ायदा क्या है। करंट स्टेट को ऑब्जेक्ट की सेव करना, दैट इज सीरियलाइजेशन। उसी स्टेट को रीस्टोर करना, दैट इज डी सीरियलाइजेशन। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? स्टेट सेव करना मतलब ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट है पूरा, और एक ऑब्जेक्ट मतलब सारे एट्रीब्यूट्स क्लब्ड हैं, सारे एट्रीब्यूट इन्वॉल्व हैं, उनको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करो और सेव करो, दैट इज सीरियलाइजेशन। बाइट स्ट्रीम से वापस ऑब्जेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करो, रीस्टोर करो, ये होता है डी सीरियलाइजेशन। तो दोनों प्रोसेस को हम डिटेल में अभी वन बाय वन बात करेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे उसका कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। पहले बात करेंगे हम सीरियलाइजेशन की, इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये जो पूरी प्रोसेस है ये इम्प्लीमेंट होती है यूजिंग ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो या तो सीधे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम बोल दिया किसी ने कि ये क्या क्लास है, क्या इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है, तो भी आपको क्लैरिटी होना जरूरी कि अल्टीमेटली है क्या, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का रोल क्या है, क्लियर कैसे काम करती है ये। तो सीरियलाइजेशन की प्रोसेस एक बार आप थोड़ा सा मैं ब्रेकअप करके, अभी तो मैंने एक डेफिनेशन वाइज आपसे डिस्कशन किया था, अब हम थोड़ा सा डिटेल बात कर रहे हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। पहली चीज़, राइट द बाइट स्ट्रीम टू अ फाइल, नेटवर्क और अदर आउटपुट स्ट्रीम। आप चाहो तो बाइट स्ट्रीम में जब डेटा कन्वर्ट हो गया तो आप फाइल में ले जाके रख दो, नेटवर्क पे कहीं रख दो आप, क्लियर। इसके अलावा कोई अदर स्ट्रीम में अगर आपको इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो आप, क्लियर। और ये स्ट्रीम की मिक्सिंग वगैरह हम सब तरह की देख चुके हैं। अब आपको इतनी क्लैरिटी होगी कि हम जब भी स्ट्रीम में काम करते हैं तो कौन सी स्ट्रीम का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, ये अब आपको क्लियर है पूरा। ये यूज़ करेगा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास को, जो कि इनहेरिट किसको करती है, आउटपुट स्ट्रीम को, और ऑब्जेक्ट आउटपुट इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट करती है। अब इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं यहाँ पर अलग से बना रहा हूँ, थोड़ा आप समझना इस कॉन्सेप्ट को। हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट भी उतना ही, और मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ क्लियर करके आपसे डिस्कस करूँगा। अब ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्या करती है देखते हैं अपन। तो ये आउटपुट स्ट्रीम को इनहेरिट करती है, एक्सटेंड आ गया यहाँ पर, जिस पर ये सब मिलेंगे आपको, क्लोजिएबल, फ्लैशेबल, अपेंडेबल, ये सारे इंटरफेस आपको इम्प्लीमेंटेड मिलेंगे यहाँ पर। तो आउटपुट स्ट्रीम चूंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इनका सबका रोल क्या है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तो कोर पार्ट हो गया कि ठीक है, रूटीन आउटपुट स्ट्रीम जैसा ये भी
डिराइव करती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके साथ में यहाँ पर, ये एडिशनली डायरेक्ट मतलब आउटपुट स्ट्रीम के साथ तो कनेक्टिविटी जो है वो है, अलग से ये ऑब्जेक्ट आउटपुट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। और ऑब्जेक्ट आउटपुट इंटरफेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट ऑब्जेक्ट। ये राइट ऑब्जेक्ट फंक्शन कैसे आया, तो ये राइट ऑब्जेक्ट मेथड अवेलेबल कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आउटपुट इंटरफेस में। और ये इंटरफेस को ये डायरेक्ट इंप्लीमेंट करती है। तो जब भी मुझे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की मेथड देखना होगी तो क्लोज, फ्लश और राइट वाले ऑप्शन है सारे, बाइट स्ट्रीम वाले सारे, बाइट अरे का पोर्शन, और साथ में एक एडिशनल मेथड कौन सी हो गई, राइट ऑब्जेक्ट। ये इनऑल ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का एक पिक्चर है जो आपको दिमाग में रखना है। ये इमेज आपके सामने होगी ना बनी हुई अगर, तो इसको देखते ही आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इंटरनली हो क्या रहा है। ये पता लग जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं फिर। क्लियर। तो कौन कौन से स्टेप सीरियलाइजेशन में इंप्लीमेंट होगी, हमने क्लास का स्ट्रक्चर देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो सबसे पहले तो इंप्लीमेंट द सीरियलाइजेबल इंटरफेस ऑन द क्लास हुज ऑब्जेक्ट टू बी सीरियलाइज्ड। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने जा रहा हूँ उस क्लास पर सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट होना जरूरी है। तो ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस है क्या, इसको हम बोलते हैं मार्कर इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस बोलते हैं, जब हमने इंटरफेस डिस्कस किया था तो मैंने बताया था आपको इंटरफेस 2-3 तरह के होते हैं। उसमें एक तरीका होता है मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस का मीनिंग होता है कि दिस पर्टिकुलर इंटरफेस विल नॉट हैव एनी मेथड, दिस विल नॉट डिफाइन एनी मेथड। इसमें कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एक मार्कर है, एक एक मतलब ये बोलते हैं कि एक इंडिकेटर है, एक क्लॉज है कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है तो फिर उस क्लास पर सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट होगा। तो फिर मशीन को ये आइडिया होगा कि ठीक है हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है। तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे बिना कोई क्लास अपने ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज नहीं कर पाएगी। क्लियर। तो ये वो क्लास है, मान लिया स्टूडेंट क्लास है, एम्प्लॉय क्लास है, अकाउंट क्लास है, इसी को क्लास आपको बनाना पड़ेगी पहले, उस पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सीरियलाइजेबल को, तब जाके मैं ये एक्टिविटी कर पाऊंगा, सीरियलाइज या डीसीरियलाइज। क्लियर। अब जैसे मैं क्लास बना लूँ, एम्प्लॉय क्लास, स्टूडेंट क्लास, अकाउंट क्लास बना ली हमने, सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट कर दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम, हमने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। क्लियर। उससे हमने राइट ऑब्जेक्ट मेथड कॉल करी इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने के लिए, और स्ट्रीम को क्लोज कर दिया। इतना सा काम है बस। मतलब एक क्लास बनाओ एम्प्लॉय स्टूडेंट टाइप की कुछ, और एक अपनी रूटीन मेन मेथड होगी जो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करेगी इस प्रोसेस में लेके, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएगी, राइट ऑब्जेक्ट मेथड से उसको सीरियलाइज करेगी। क्लियर। हाँ, राइट ऑब्जेक्ट मेथड का सिंटेक्स क्या है ये जरूर समझना पड़ेगा हमको। यहाँ पर ये होता है पब्लिक वॉइड राइट ऑब्जेक्ट। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पैरामीटर है अंदर ये ऑब्जेक्ट टाइप का, इसको भी नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट बात। पब्लिक वॉइड राइट ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या लिया हमने, देखो ऑब्जेक्ट क्यों, ऑब्जेक्ट क्लास सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास है। अब मैं मान लिया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करूँ, एम्प्लॉय को करूँ, कस्टमर को करूँ, अकाउंट को करूँ, तो ये एक ऐसा वेरिएबल की यहाँ रिक्वायरमेंट है जो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली रिसीव कर ले। तो ऑब्जेक्ट क्लास चूंकि बाकी सारी क्लास की पेरेंट क्लास है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं जाके इसमें कॉपी कर सकता हूँ, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी हो। अरे जावा को नहीं पता है डेवलपमेंट करते समय, या जब जावा बनी, जब राइट ऑब्जेक्ट मेथड बने ही, तब तो नहीं पता है कि आप कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने वाले हो। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया यहाँ पर राइट ऑब्जेक्ट मेथड के साथ में। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझता हूँ। हम पहले एक एक स्टेप देखेंगे, सीरियलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट को,
फिर आगे की स्टेप को समझेंगे। यहाँ पर क्या होगा, हमने क्लास बना ली, यहाँ पर क्लास एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट्स क्या आ गया, सीरियलाइजेबल। और जैसे ही मैंने सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट किया है, इस इंटरफेस में कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। क्लियर? आपको देखना है, समझना है, तो मैं एक बार ये इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, खोल लो। मैं दिखा कुछ, पूरा इंटरफेस खाली है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मार्कर इंटरफेस। सीरियलाइजेबल सिर्फ एक मार्किंग है, एक अलर्ट है कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मुझे सीरियलाइज करना है। क्लियर? समझ में आ रही बात आपको? तो ये विजिबिलिटी आपको हो गई यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय क्लास बना लूँ पूरी, चूँकि मुझे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, प्राइवेट इंट कोड। एम्प्लॉय क्लास से तो अच्छा खासा फेमिलियर है अपन, और प्राइवेट के बजाय वैसे प्रोटेक्टेड लेना ज़्यादा सेफ है। बाकी अभी हमने इनहेरिटेंस वगैरह कुछ इंप्लीमेंट कर नहीं रहे, तो मैंने इसलिए क्या ले लिया है, प्राइवेट नेम ले लिया हमने, और तीसरी एक फील्ड ले ली हमने यहाँ पर, सैलरी। एम्प्लॉय कोड नेम और सैलरी। अब क्या लगेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना है आपको यहाँ पर, और अरे कंस्ट्रक्टर बना लें और एक तो टू स्ट्रिंग बना लें, ताकि फ्यूचर में हम ऑब्जेक्ट को शो कर पाएँ। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है कि कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है अपने को? यहाँ पर क्या क्या बना लें अपन, एक तो जनरेट कंस्ट्रक्टर्स, तीनों पैरामीटर के साथ ले लिया। एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट बना लेते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि अगर हम पैरामीटराइज बना रहे हैं तो एक डिफॉल्ट भी हो जाए, ये हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब एक में बना लेता हूँ टू स्ट्रिंग, जिससे हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए अपने आप में। तो हमने इन तीन एट्रीब्यूट को लेके टू स्ट्रिंग बना दी अभी यहाँ पर, वो ज़्यादा नीड नहीं है, तीनों मेंबर ले लिए हमने और टू स्ट्रिंग मेथड ले ली बस। क्लियर है केस? ये टाइम बचा लिया हमने, चूँकि हमें पता है कि एक बार अगर हम एट्रीब्यूट डिसाइड कर लें तो सारी मेथड हम जो भी इंपॉर्टेंट है, मुझे तो अभी ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है बस, तो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू सेट करनी है बस, और टू स्ट्रिंग के थ्रू हम किसी भी एम्प्लॉय क्लास का डेटा उठा सकते हैं एनी टाइम। तो ये डीसीरियलाइजेशन में मुझे इसकी नीड आएगी। सीरियलाइज करते समय तो मुझे ऑब्जेक्ट सेट करना है बस। तो हमने एम्प्लॉय क्लास कंप्लीट कर ली। क्लियर? ये स्टूडेंट भी हो सकती है, अकाउंट भी हो सकती है, कोई भी क्लास आप चाहो ले लो। खुद डिस्प्ले डेटा ही बना सकता था मैं, पर डिस्प्ले डेटा से ज़्यादा बेटर है कि हम कौन सी बना लें, यहाँ पे टू स्ट्रिंग। कंस्ट्रक्टर मैंने एक पैरामीटराइज बना लिया, एक डिफ़ॉल्ट बना लिया, ताकि इनकेस कभी ऑब्जेक्ट की नीड हो। तो दोस्तों इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर आप तो छोटा काम हो गया। क्या क्या नीड है अब हमारी? सबसे पहले देखो आप क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। इक्वल टू न्यू और इसमें हम लोग क्या भेज देंगे अब, न्यू। अरे आप याद करो, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, मैंने इसको नाम दे दिया emp.acr। अरे मुझे सीरियलाइज करना है इस फाइल में। क्लियर है केस? अब जब हम सीरियलाइज करने की बात कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, देखो आप क्या करते हैं, एक तो थ्रोज आयो एक्सेप्शन, तो ये आ गया हमारे पास। देखो फाइल आउटपुट स्ट्रीम आ गई, आयो एक्सेप्शन आ गया, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम आ गई, और सीरियलाइजेबल के बिना, इस लाइन के बिना इंप्लीमेंट्स अगर आप नहीं लिखोगे तो एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को हम सीरियलाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, सारे कॉन्सेप्ट का। वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हमको, आसानी से हमने एम्प्लॉय क्लास बना ली, चूँकि कई बार बना चुके हैं, स्टूडेंट एम्प्लॉय तो बहुत कॉमन है। और ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ क्यों लिया इसको हमने? अब याद करो, मैंने आपको एक बात बोली थी पहले भी, अगर हम कोई किसी भी ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं कहीं भी, तो मान लिया ये फाइल है हमारी emp.acr,
सीरियलाइजेशन के लिए हमने उसको नाम दे दिया डॉट ACR। तो इससे तो हमेशा फाइल आउटपुट स्ट्रीम ही कनेक्ट होगी, बस ये फिक्स है। इसके साथ फिर कनेक्ट होगी अब कौन, सॉरी, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे किसको, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को। और फिर जावा का प्रोग्राम, ये डॉट जावा कोड है हमारा, जो डेटा लेगा इसके थ्रू वो सीरियलाइज करेगा जाके, क्लियर, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो ये मिक्सिंग वाला काम है। ये मिक्सिंग डेटा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में भी होती है, क्लियर, ऑब्जेक्ट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में भी होती है। उस क्लास को बोलते हैं फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम। ये दो क्लास फिल्टर का काम करती है, इंटरनली टाइपकास्ट करती है। जो हमने टाइपकास्टिंग वगैरह देखी ना, रेपर क्लासेस वगैरह के कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ इंटरनली काम करते हैं, क्लियर। अरे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डेटा आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, वहाँ भी फिल्टर आउटपुट इनपुट स्ट्रीम का रोल था, यहाँ भी फिल्टर आउटपुट इनपुट स्ट्रीम का रोल है, क्लियर। कई इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ज़्यादा मैं अभी आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ उन चीज़ों के अंदर। ये राइट ऑब्जेक्ट के बाद भी इंटरनली कहानी है, क्लियर। राइट एक्सटर्नल, रीड एक्सटर्नल नाम की मेथड्स हैं जो डेटा को एनक्रिप्ट करेगी। मतलब सीधे सीधे भी ये काम नहीं होता है, यहाँ पर इंटरनली एनक्रिप्शन होगा, डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में सीरियलाइज होगा। और वहाँ पर एक मेथड अंदर काम करती है, राइट एक्सटर्नल और रीड एक्सटर्नल। कभी बहुत डेप्थ में आपसे कोई कंपनी इंटरव्यू में बात करेगी तो आप ये नोट कर लो अलग से इस बात को कि राइट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सफिशिएंट। इंटरनली यहाँ पे काम करती है राइट एक्सटर्नल और रीड एक्सटर्नल नाम की मेथड। राइट एक्सटर्नल हम लोग यूज़ करते हैं सीरियलाइजेशन में, और रीड एक्सटर्नल हम लोग आगे यूज़ करेंगे जब ऑब्जेक्ट को डी सीरियलाइज करेंगे, क्लियर। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि बिना मिक्सिंग के हम कभी स्ट्रीम में काम नहीं कर पाते हैं। फाइल से इंटरेक्शन है बाइट स्ट्रीम में, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम तो लगेगी 100% यहाँ पर, क्लियर। तो अब ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। क्या करेंगे अब आगे, ऑब्जेक्ट बना ले एम्प्लॉय क्लास का, वैसे काम तो पहले ही करना था। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया E1 न्यू एम्प्लॉय, हमने डेटा दे दिया 1001, कॉमा हमने दे दिया आदित्य, और कॉमा करके हमने क्या पास कर दिया 55,000 सैलरी दे दी यहाँ पर, सेमीकॉलन। अरे क्या किया, पॉइंट समझ में आ रहा है। ये डेटा कंस्ट्रक्टर में जाएगा एम्प्लॉय के, और E1 ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो गया। मतलब मुझे जिस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है, ये आप चाहते हो तो कीबोर्ड से वैल्यू भी ले सकते हो। अब आपको आता है सब कुछ, इनपुट लेते भी आता है। चूँकि हमारा फोकस पूरा सीरियलाइजेशन पे, तो मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को। यहाँ पर डेटा मेरा रेडी हो गया पूरा। जैसे डेटा आ गया, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम भी रेडी है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ मेथड लगेगी। अब ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम डॉट, देखो राइट ऑब्जेक्ट मेथड है, और इसमें हमने किसको भेज दिया, E1 को। E1 को हमने पास कर दिया यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज, स्ट्रीम को हमने क्लोज कर दिया। ये इतना काम जब मैं कर लूँगा यहाँ पर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन। और जैसे मैं सीरियलाइज करूँगा तो डेटा emp.acr के अंदर जाके सेव हो जाएगा, सीरियलाइज हो जाएगा। अब हम जाके उसको रीड नहीं करेंगे, अभी हम जब प्रॉपर डिक्रिप्ट करके डी सीरियलाइज करेंगे। मतलब डी सीरियलाइज करने की प्रोसेस में रीड एक्सटर्नल मेथड कॉल होगी, और वो डिक्रिप्ट करेगी डेटा को जो आपने एनक्रिप्ट किया था। तो डिक्रिप्शन के बाद वो डेटा रीड होगा, और मैं प्रॉपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट करूँगा यहाँ पर, क्लियर। तो अभी जो मैंने जितना कोड लिखा है, ये सिर्फ कितना कोड है समझ में आ रहा है, ये सीरियलाइजेशन तक की हमारी एक्टिविटी हो गई। ऑब्जेक्ट रेडी हुआ, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम कनेक्ट करी, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट ऑब्जेक्ट। अच्छा, E1 बिना टाइप कास्टिंग के चले गया डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि राइट ऑब्जेक्ट में रिसीविंग एंड पे कौन है, ऑब्जेक्ट टाइप अवेलेबल है, क्लियर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट ऑब्जेक्ट मेथड को कैसे यूज़ करते हैं अपन यहाँ पर। अब हम इसका उल्टा समझते हैं। यहाँ पर उल्टा समझना मतलब क्या हो गया, अब मैं अलग एक स्टेप लूँगा डी सीरियलाइजेशन की।
अब चूंकि हमने सीरियलाइजेशन समझ लिया है तो ज़्यादा मेहनत नहीं अपने को। क्या करेंगे अपन, हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को। अपोजिट, अरे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम सीरियलाइज करेगी, एनक्रिप्ट करेगी बाइट स्ट्रीम में जाने के बाद, तब हम ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली सीरियलाइज कर पाएंगे। अब उसका रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स मतलब कन्वर्ट बाइट स्ट्रीम बैक इनटू द ऑब्जेक्ट। बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, मतलब ऑब्जेक्ट की स्टेट को रिस्टोर कर लो। क्लियर। रीड्स द बाइट स्ट्रीम फ्रॉम अ फाइल नेटवर्क और अदर इनपुट स्ट्रीम। फाइल से भी उठा सकते हैं, अभी जो कर रहे हैं अपन .acr, ये चीज़ नेटवर्क के थ्रू भी आ सकती है। कोई इनपुट स्ट्रीम अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो भी ये काम कर पाएंगे अपन। क्लियर। अगर वो सोर्स के रूप में हो तो ऑब्जेक्ट आउट इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज़ करेंगे, ये इनपुट स्ट्रीम को इनहेरिट करती है और ऑब्जेक्ट इनपुट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। मतलब यहाँ पर भी थोड़ा सा बात को समझो आप कि जो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम है इसकी वर्किंग क्या है। आपने ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास देख ली, ये इनहेरिट करती किसको, इनपुट स्ट्रीम को। ये कॉपी पे अगर बना रहेगा ना अपने पास तो अपन एनी टाइम इंटरव्यू फेस कर लेंगे, क्योंकि हमको पता रहेगा कि कहाँ पर कौन सा इंटरफेस है। तो यहाँ इंटरफेस है, यहाँ एक्सटेंड्स है, और यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट इनपुट नाम का इंटरफेस इंप्लीमेंट हो रहा है डायरेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एक्सटेंड्स इनपुट स्ट्रीम इंप्लीमेंट्स ऑब्जेक्ट इनपुट। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट इनपुट नाम का एक इंटरफेस है जो डायरेक्ट इंप्लीमेंट होगा, तो इनकी सारी मेथड आ जाएगी, क्लोज रीड सब कुछ आएगा। और इसकी एक मेथड आएगी यहाँ पर जिसको बोलते हैं रीड ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पर ही पूछा जाता है कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, सिंटेक्स क्या है इसका। तो इसका रिटर्न टाइप जरूर दिमाग में रखना है, ये है हमारी पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जेनरिक रिटर्न करेगी एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन आप इसको एम्प्लॉय में स्टूडेंट में कैसे ले जाओगे। तो यहाँ पर हर बार आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको नोट कर लो आप पॉज करके कि इसे हम जब तक टाइप कास्ट नहीं करेंगे तब तक मैं किसी ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो पब्लिक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेथड का नाम रीड ऑब्जेक्ट, इसका रिटर्न टाइप क्या, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप होने का मतलब क्या हो गया, विदाउट टाइप कास्टिंग हम रीड ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिटर्न करेगी ऑब्जेक्ट और मैं स्टोर करूंगा एम्प्लॉय में, स्टूडेंट में, अकाउंट में, कस्टमर में, तो मैच ही नहीं होगा। अरे हायर डेटा टाइप को लोअर में डायरेक्ट असाइन नहीं कर पाएंगे, वी नीड टाइप कास्टिंग। लोअर टू हायर डायरेक्ट असाइनमेंट हो जाएगा, जो कि हमने राइट ऑब्जेक्ट के समय किया था यहाँ पर। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को लेकर आपको थोड़ी सेपरेटली क्लियर होना जरूरी है। क्लियर। अब जब ये हो रहा है प्रोसेस पूरा, तो इनऑल क्या क्या स्टेप है, आप ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का बिल्कुल अपोजिट, रीड ऑब्जेक्ट मेथड कॉल करो टू डीसीरियलाइज द ऑब्जेक्ट। जो भी रिटर्न ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको टाइप कास्ट करो टू द ओरिजिनल क्लास विच वॉज रिक्वायर्ड अर्लियर। क्लियर। एंड देन क्लोज द इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि छोटी सी स्टेप है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, रीड ऑब्जेक्ट, टाइप कास्टिंग, क्लोजिंग। प्रिंट कर दो आप, टू स्ट्रिंग है हमारे पास, देखते हैं प्रिंट करके इसको हम। मैं इसी को ले रहा हूँ वापस, जहाँ आउटपुट है वहाँ मैं इनपुट लगा रहा हूँ बस, बाकी तो नाम वही है। हमने ले लिया ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और ये किससे कनेक्ट करेगी, फाइल इनपुट स्ट्रीम से, और फाइल का नाम तो वही है। क्लियर। समझ में आ रहा है केस। क्या ले लेंगे, इंपोर्ट
फाइल इनपुट स्ट्रीम ले ली हमने एक, और क्या बची, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, दोनों को ले लिया हमने यहां पर। हमारा एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, इसमें कोई क्वेरी कंफ्यूजन समझना, स्टेप बाय स्टेप, बड़ा काम नहीं है। जैसा मैंने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से ऑब्जेक्ट को राइट किया था, वैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को यूज़ कर लिया। क्लियर है, केस दिख रहा होगा पूरा, लास्ट तक का पूरा सिंटेक्स है। अब हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम से, क्योंकि फाइल से फाइल इनपुट स्ट्रीम कनेक्ट होगी, उससे फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मिक्सिंग के लिए किसका रोल है, यहाँ पर मिक्सिंग में रोल है फिल्टर इनपुट स्ट्रीम का, जो कि टाइपकास्ट करके ऑब्जेक्ट को असाइन करेगी बाइट स्ट्रीम, और इसका कन्वर्जन कौन होगा, पीछे रेपर क्लासेस काम करेगी सारी कन्वर्जन के लिए। और मैंने बात बोली थी आपको रीड एक्सटर्नल नाम की, वो डेटा को डिक्रिप्ट करेगी, मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा राइट होगा और उसको डिक्रिप्ट करके आप देख सकते हो रीड करके। अगर मैं इसको चला लेता हूँ कोड को, तो emp.ser में डेटा दिखेगा थोड़ी आपको, एनक्रिप्टेड है वो तो पूरा, कभी भी आप सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे कहीं पर भी। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ राइट एक्सटर्नल एंड रीड एक्सटर्नल, ये बात ध्यान रखना आप हमेशा। क्या कर देंगे अपन अब यहाँ पर, डॉट रीड ऑब्जेक्ट। अच्छा, रीड ऑब्जेक्ट में रखूँगा कहाँ पे, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एम्प्लॉई E1, या मैं E1 को असाइन कर दूँ अभी पहले, सॉरी E2 को, नहीं तो E1 में तो डेटा है मेरे पास। मैं एक और ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट एम्प्लॉई E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई। देखो डिफ़ॉल्ट क्यों बनाया था, समझ में आ गया। मैंने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया E2, जैसे ही E2 बनाया, रीड ऑब्जेक्ट में एरर क्यों आ रही है, याद करो वही टाइप कास्टिंग, क्योंकि ये रिटर्न करेगी ऑब्जेक्ट, दिख रहा है इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट टू स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट टू अकाउंट, ऑब्जेक्ट टू कस्टमर, कुछ भी नहीं होगा ये। तो इसका तरीका क्या हो गया काम करने का यहाँ पर। अब मैं टाइप कास्ट कैसे करता हूँ, हम जाएंगे और इसको जो भी हमारी रिक्वायर्ड क्लास है टाइप कास्ट कर लिया हमने, अभी भी नहीं हुआ, तो ये हमने क्लियर कर दिया एम्प्लॉय। अनहैंडल्ड क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लियर काम क्या करा हमने यहाँ पर, हमने ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम ली, E2 एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट ले लिया। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है यहाँ पर डीसीरियलाइज करने के लिए, डेटा उठा के लाएगा, लेकिन ये E2 में कब रख पाएंगे अपन, जब ये टाइप कास्ट होगा, तो बिना टाइप कास्टिंग के ये स्टेप नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पर। क्लियर, तो आप थोड़ा समझो, जब भी हम कहीं इंटरव्यू फेस करेंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है बात करने का। अच्छा, चूंकि E2 आ गया मेरे पास, तो क्या कर दोगे आप, एम्प्लॉय कॉलन करके प्लस E2। और हमने पढ़ा है टू स्ट्रिंग में तो क्या करते हैं, सीधे E2 डॉट टू स्ट्रिंग ही कॉल होगी। हमने पढ़ा है एक्सेप्शन में भी सब कुछ, कि जब मैं सीधे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ तो ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगी ये वाली। क्लियर, एम्प्लॉई मैसेज कर देगा पूरा, डायरेक्ट भी E2 लिख सकता था, एम्प्लॉय लिखा हुआ है, हमने स्टैंडर्ड टू स्ट्रिंग उठाई है। क्लियर है केस। और इसके बाद ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज। अब देखो ये प्रॉपर जो एम्प्लॉय मैंने राइट किया था E1 के थ्रू, समझना बात को आप, जो मैं E1 के थ्रू आदित्य की इंफॉर्मेशन राइट की थी, सीरियलाइज की थी, उसी को मैं डी सीरियलाइज कर रहा हूँ E2 के थ्रू, मतलब ऑब्जेक्ट मैंने चेंज कर ली है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसको रन करते हैं, काम हो जाना चाहिए रन में। अब दिख रहा है बराबर, एम्प्लॉई ये टू स्ट्रिंग ने 1001, नेम आदित्य, सैलरी, और टू स्ट्रिंग का ये
हमने चूंकि उसमें रेफरेंस भी ले लिया, साथ में अटैच कर दिया था, मुझसे टिक हो गया था गलती से लास्ट में, तो इसने उसका रेफरेंस भी दे दिया यहाँ पर। क्लियर? हम मेथड को एडिट करके हटा सकते हैं चाहे तो, ये हमने आगे जाके देखा नहीं है। ये दिख रहा है ना, ये सुपर डॉट टू स्ट्रिंग दिख रहा है कॉन्सेप्ट ये। तो ये हटा भी सकते हैं अपन पूरे पार्ट को, यहाँ से टू स्ट्रिंग वाला पूरा कंप्लीट, प्लस के बाद ही क्लोजिंग हो जाएगी, सैलरी के बाद पूरी आगे। अच्छा, ब्रैकेट भी देना है ना अपने को, प्लस इसको एक बार फिर एडिट कर लेते हैं। टू स्ट्रिंग वाला जो दिख रहा था हमको, ये आ गया ना सामने, बढ़ गया टू स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट, कोड नेम और सैलरी। ये ऑब्जेक्ट सीरियलाइज भी हुआ, फिर डीसीरियलाइज हो गया पूरा। क्लियर है केस? समझ में आ रही बात? अलग अलग ऑब्जेक्ट लिया हमने तो प्रॉपर काम हो रहा है, पूरी वर्किंग हमारी स्मूथ चल रही है प्रॉपर बिल्कुल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और होती है यहाँ पर, कि जब हम चाहते हैं कि ये पूरा ऑब्जेक्ट जब सीरियलाइज हो रहा है, अरे तो 3 फील्ड है, 50-50 फील्ड होती है ऑब्जेक्ट में, 100 फील्ड होती है, तो मुझे कितने एलिमेंट को सीरियलाइज करना है, कितनों को नहीं करना है। कई बार कोई ऐसे डिटेल होती है जिसको हम सीरियलाइज करना नहीं चाहते हैं, तो जिन वेरिएबल्स को मैं चाहता हूँ कि सीरियलाइजेशन की प्रोसेस में उनका स्टेट सेव नहीं हो, वो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं हो, तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांजिएंट कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। तो एक नई इंपॉर्टेंट बात जो कि इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी हम कवर करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इसी लेक्चर के अंदर ट्रांजिएंट कीवर्ड। ये ट्रांजिएंट कीवर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब हमने जावा के इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखे थे। तो ये जो कीवर्ड, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट अ फील्ड फ्रॉम बीइंग सीरियलाइज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न टू अ स्ट्रीम। मतलब किसी फील्ड को अगर मैं सीरियलाइज करना नहीं चाह रहा हूँ ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो आप उस वेरिएबल के आगे कौन सा कीवर्ड लगा दो? ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट आपने जिस वेरिएबल के आगे लगा दिया, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट सीरियलाइज नहीं होगा, सॉरी वो पर्टिकुलर फील्ड सीरियलाइज नहीं होगी। क्लियर? दिस फील्ड विल नॉट बी सेव्ड और रिस्टोर ड्यूरिंग द सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस। मतलब ये फील्ड स्टोर ही नहीं होगी, ये बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट ही नहीं होगी, उस जगह पे नल जीरो जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो चली आएगी। उस स्टेट को आप पर्टिकुलर उस वेरिएबल को, उस फील्ड को आप सेव नहीं कर पाओगे। तो ना तो ये सीरियलाइजेशन में सेव होगा, और जब सेव ही नहीं होगा तो डीसीरियलाइजेशन में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं यहाँ पर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कीवर्ड ओनली अप्लाइज टू द इंस्टांस फील्ड। क्लियर? नॉट स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक वेरिएबल तो आपने पढ़ा है कि वो एक इंस्टांस के लिए नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होते हैं, वो तो एंटायर क्लास के लिए होते हैं। तो ट्रांजिएंट जब भी की आप अप्लाई करोगे, वेरिएबल अप्लाई करोगे, तो ये सिर्फ इंस्टांस वेरिएबल पर अप्लाई होगा, स्टैटिक फील्ड पे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो जो अभी हमने क्लास बनाई थी एम्प्लॉय की, उसी में आप किसी वेरिएबल के आगे लगा दो ट्रांजिएंट। दो अलग अलग वेरिएबल के आगे लगा के देखते हैं अपन, जिससे कि हम बात को समझ पाएँ। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, ट्रांजिएंट कीवर्ड का मतलब ये है जिस वेरिएबल के आगे आपने ट्रांजिएंट लगा दिया, ये वेरिएबल, ये फील्ड अब सीरियलाइज नहीं होगी, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं होगी, इसको आप आगे रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, डीसीरियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं, प्रोग्राम तो पूरा रेडी है, छोटा सा काम करना है आपको। प्राइवेट, पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये आ गया ट्रांजिएंट इंट सैलरी, वेरिएबल के आगे लगा दिया। मतलब आप देखोगे अब कोड नेम राइट होंगे, सैलरी की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 वो राइट हो जाएगी। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो सैलरी 0 मिलेगी यहाँ पर। देखो आप, कोड नेम सैलरी 0। मतलब बड़े डेटाबेस में जिस वेरिएबल को, जिस फील्ड की वैल्यू को मुझे सेव नहीं करना है, उसके आगे मैं लगा दूँ ट्रांजिएंट, अब वो ना तो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा, ना उसका स्टेटस सेव होगा। क्लियर? अब मैं एक और चेंज कर देता हूँ, आप इस फील्ड को बदल के, इसको तो नॉर्मल रख लेते हैं अपन, सैलरी को तो हम नेम के आगे लगा देते हैं ट्रांजिएंट। हालांकि नॉर्मली ऐसा पासवर्ड हो
या अकाउंट बैलेंस वगैरह कोई इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा जिसको आप सीरियलाइज नहीं करना चाह रहे हो नेटवर्क वगैरह के थ्रू, वहाँ हम इसका तरीका यूज़ कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो स्ट्रिंग टाइप को कर दिया हमने, और स्ट्रिंग की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल। नल होगी तो ये नल दे देगा बीच में। देखो आप कोड आ गया, नेम क्या हो गया, नल। सैलरी प्रॉपर आ गई। अब मतलब जिस फील्ड को मैं ट्रांजिएंट डिफाइन कर दूंगा वो ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन उसका स्टेट सेव नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मतलब जो पूरा आयो हमने डिटेल में इतने दिन डिस्कस किया, ये उसका निचोड़ है कि आप अगर इस कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में डिटेल में समझते हो तो फिर आपका एक कॉन्फिडेंस होगा कि हम उतनी क्लैरिटी से इंटरव्यू में रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ये अगर आपको आता है, और मुझे विश्वास है कि इतना डिटेल में, इतना फुर्सत में, विद प्रैक्टिकल, विद कॉन्सेप्ट, संभवतः आपको किसी भी लेवल के पेड कोर्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो कि चूँकि हम भी सब कुछ पेड के हिसाब से ही डिज़ाइन कर रहे हैं पूरा, तो कॉन्सेप्ट कहीं भी चूकेंगे नहीं, कोई पार्ट छोटा नहीं होगा, सब कुछ अपनी कंप्लीटनेस के साथ डिस्क्राइब होगा। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं हमको कि आपको कैसा लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है कोडिंग में, जावा के साथ कितने कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ पा रहे हैं। ज़रूर हमें अपडेट करें। थैंक्स अ लॉट।